एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैलेंजेस सीरीज। और आज इसी सीरीज का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो एक्सरसाइज 3.1 है वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि हम ये पूरा चैप्टर बहुत ही आराम से और ऐसे पढ़ेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये चैप्टर से 5 to 7 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आते हैं देखना, वो तो आपके एकदम 100% पक्के होने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ आयुषी जैन और जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है ई सरल, यहाँ पर हम ये चैलेंजेस सीरीज को चला रहे हैं। आप चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं हम वो यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स का एक चैप्टर पॉलिनोमियल ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आपको उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वो स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की एक छोटी छोटी जो बातें हैं वो सीख लेते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चों को इन चीज़ों में भी बहुत डाउट रहता है। ये जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब एक बार इसका मतलब समझते हैं। मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल ही क्या होता है। हालांकि आप लोग अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी जो वेरिएबल है उसका क्या मतलब होता है वो देख चुके हैं। यहाँ पर हम एक बार और देख लेते हैं। देखो, वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल अलजेब्रा में एक सिंबल होता है, कोई सा भी सिंबल है जो किसको स्टैंड लेता है। वो एक्चुअली क्या है, कोई भी हमारे पास ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जो बिल्कुल अननोन हो तो उसको हम एज अ वेरिएबल डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए वो कार जा रही है, उसकी स्पीड इतनी हो सकती है, अगर वो तेज चले इतनी हो सकती है, अगर वो धीरे चले तो वो कार की स्पीड क्या होगी। हालांकि मुझे जो कार की स्पीड है अभी पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मान लूँगी कि यार वो जो स्पीड है कार की वो x है या y है या z है। भाई यार, दुनिया भर के वेरिएबल है, कुछ भी मान लो। तो लेट द स्पीड ऑफ कार बी x, ABCDXYZ, तुम्हें जो मानना है मान लो। लेकिन यहाँ पर जो मेन मोटिव है मेरा वो ये है कि तुम्हें वेरिएबल समझ में आ जाने चाहिए। और मुझे लगता है अब आपको आ गए होंगे कि वेरिएबल वो चीज़ है कि कोई भी हमारे पास एक अननोन वैल्यू हो, उसको हमें एक वैल्यू देनी है तो हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू x है, y है, z है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल का मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं यार ये इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब इक्वेशन का क्या मतलब होता है बच्चों। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट asserts द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस विच आर कनेक्टेड बाय इक्वल साइन। मतलब ये जो साइन है, जहाँ पर भी भाई कोई भी आपका एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें आपको इक्वालिटी का साइन दिख जाता है तो वो जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ले लेते, मान लो x = 7, क्या ये इक्वेशन है? बिल्कुल ये एक इक्वेशन है। y = 0, ये भी एक इक्वेशन है। x = 1, ये भी एक इक्वेशन है। अच्छा बताओ, y = x, क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल एक इक्वेशन है। अच्छा ये बताओ, x + y - 3, क्या ये एक इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन नहीं है, अभी ये एक एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन कब बनेगी? जब यहाँ पर आएगा = 0। समझ में आ गई? मतलब कि जिस भी एक्सप्रेशन में आपको इक्वालिटी का साइन नजर आए मतलब वो एक इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पे ना एक और बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये जो सारी इक्वेशन है, x = 7, बता सकते हैं यहाँ कितनी वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है भाई x। y = 0, कितने हैं बताओ भाई? एक ही है y। लेकिन यहाँ पर y = x देखने में कितना आसान लग रहा है। कितने वेरिएबल है? ये है 2 वेरिएबल। ऐसी जो इक्वेशन होती है ये कहलाती है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। किसमें? 2 वेरिएबल में है ये।
समझ में आ रही है बात? मतलब एक बार आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना ये पता चल गई तो फिर बच्चों कहीं दिक्कत नहीं आती है, फिर ना सब एकदम स्मूथ ट्रेन की तरह सब चलता जाता है। ये जो बेसिक होता है ना, बस ये बेसिक जिन बच्चों का रह जाता है वीक, वही कट जाते हैं अपने नंबर। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया फिर तो भाई आपकी ट्रेन ऐसे दौड़ेगी, आप जहाँ चाहो उसको वैसे ले जा सकते हो, और कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं ये लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। भाई वेरिएबल समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर मतलब होता है कि आपका जो इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो होनी चाहिए 1, 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं। जैसे कि x + 1 = 30, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो कितनी है, यहाँ पर कोई पावर नहीं दी हुई है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। ये मत सोच लेना यहाँ कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 0 है। भाई आपने पढ़ा होगा x की पावर 0, इसका तो मतलब क्या होता है 1। पढ़ा ही होगा, नंबर सिस्टम में पढ़ के आए हो ना। हाँ, तो जब यहाँ पर कोई पावर नहीं दी हुई होती मतलब उसकी जो पावर है वो है 1। तो जब हाईएस्ट पावर या फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो होता है 1, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर ये जो इक्वेशन होती x² + 1 होती तो ये लीनियर नहीं होती, क्योंकि यहाँ ये जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर हो जाता। बात समझ में आई? लीनियर इक्वेशन क्या है, उसकी फील आई? चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। y = 60 लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले भाई आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये गर्ल दिख रही है, इसका नाम है रोमिला। अब क्या हुआ, ये गई मेले में, ठीक है, मेले में चली गई। अब मेले में जाने के बाद इसकी इच्छा हुई मैं तो झूले पे भी बैठूं और गेम भी खेलूं। भाई आप लोग भी जब मेले में जाते होंगे तो क्या होता होगा, भाई खेलने का भी बहुत मन करता होगा, ये भी खेलूं वो भी खेलूं, और झूला झूलना तो भाई मुझे पता है मोस्टली सब लोगों को पसंद होगा ही। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन है यहाँ पर, तो एक बार वो देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। अब जो कंडीशन दी हुई है वो ये है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, हुपला एक गेम है, इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। बच्चों ये जो प्रॉब्लम है ना इसको एक बार समझना कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, if each ride cost ₹3 and a game of hoopla cost ₹4, how would you find the number of rides she had and how many times she played hoopla provided she spent ₹20? ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पर यूज होता है लीनियर इक्वेशन। कैसे होगा, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार उसको समझते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड। अभी हमें ये पता नहीं है कि उसने कितनी राइड ली और ये भी नहीं पता कि उसने कितनी बार गेम खेला, लेकिन हमें इतना पता है कि उसने टोटल कितने रुपीस खर्च किए, उसने रुपीस किए खर्च 20। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमें नहीं पता वो हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो बस मान लो, हम यहाँ मान लेते हैं कि जो ये नंबर ऑफ राइड्स है वो x है और नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला वो कितना है, वो है y। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला वो कितना है, y। ठीक है, इज मतलब इक्वल टू हाफ द नंबर, हाफ लगा दिया, द नंबर ऑफ राइड्स। समझ में आई मैंने इक्वेशन किस तरह लिखा, मैंने एक एक लाइन पढ़ी और इक्वेशन लिखती गई। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई y = 1/2
एक्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, तो राइड कितने की है? हर एक राइड है ₹3 की। कितनी राइड ली बताइए? एक्स ली, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने 3x कैसे लिखा? इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, तो एक राइड के 3 रुपए, तो 2 राइड के कितने? 3 इंटू 2 6 रुपए। 3 राइड के कितने? 3 इंटू 3 9 रुपए। तो x राइड के कितने? 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, मतलब प्लस कितना? 4y। टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने? 20। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। समझ में आई? तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमने माना था कि नंबर ऑफ राइड्स अखिला हैड इज ₹x। भाई उसका नाम रोमेला नहीं, उसका नाम अखिला था। क्या फर्क पड़ता है यार, क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या समझना है यहाँ पर? हमें यहाँ मैथ समझनी है, नाम पर उतना नहीं जाना। तो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला कितना है? y। तो हमने क्या इक्वेशन बनाई थी? y = 1/2x और 3x + 4y = 20। समझ में आ गई बात? तो ये होती है लीनियर इक्वेशन, और हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दी हुई थी, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई 2 वेरिएबल। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फील आई बच्चों की क्या होता है लीनियर इक्वेशन और इसको कैसे यूज में लेते हैं? अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसको यहाँ तो भाई मैम ने कंडीशन दे दी, पर रियल लाइफ में भी क्या इसको यूज में लेते होंगे क्या? बच्चों मैं बता दूं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है या 3 वेरिएबल्स होती है, 4 वेरिएबल्स होती है, कई बार बहुत वेरिएबल भी होती है, ये ना बहुत काम आती है। आप देखो अब क्या हो रहा है, जितना भी वर्क है हर चीज़ ना किस में डिजिटल वर्ल्ड में जाती जा रही है। आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने AI मॉडल या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल मॉडल, उसके बारे में सुना होगा। तो क्या होता है AI मॉडल में ना ये बहुत काम आती है इक्वेशंस। क्या होता है, हमें कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप लोग को फ्लैट खरीदना है, तो फ्लैट खरीदने की जो प्राइस है वो कैसे एस्टिमेट होगी कि मान लो कि उसका जो एरिया है वो इतना है, उसके अंदर रूम्स है वो इतने हैं, अगर एरिया इतना होगा तो इतनी प्राइस होगी, रूम का इतना होगा तो इतनी प्राइस होगी, उसके अंदर की और भी एट्रीब्यूट्स ले लो। तो ये सब क्या करते हैं, हम सारे एट्रीब्यूट्स को एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं और एक AI मॉडल में डाल देते हैं। फिर जो ये वेरिएबल्स होते हैं ना, इनकी वैल्यूज़ जैसे सारी इक्वेशन को सॉल्व करके आती है वो बता देती है, वो प्रिडिक्ट कर देती है कि यहाँ पर भाई इस फ्लैट की कीमत क्या होने वाली है। थोड़ी थोड़ी फील आई होगी, बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ी सी क्या ऊपर वाली बात है, बहुत सो के ऐसे प्लेन की तरह भी निकल गया होगा, तो कोई बात नहीं। सीधी साफ बात ये है कि लीनियर इक्वेशन पढ़ लो, आगे काम आए ना आए 10th बोर्ड में इसका यूज आने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार अच्छी भाषा में भी देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल का, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax + by + c = 0, जहाँ पर a और b कभी 0 नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे होंगे या आपके दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो अच्छी बात नहीं है, और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आता है। ठीक है, a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या होगा, क्या बन जाएगी इक्वेशन? by + c = 0। जब by + c = 0 हो गई, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो एक ही वेरिएबल रह गया, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। अगर 2 वेरिएबल में है तो a और b की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और जो x और y की ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उनको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन, इनके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, तो ये हम आगे के जो हमारे चैप्टर्स है उसमें पढ़ने वाले। ठीक है, अब इसको और अच्छे से इसकी फील लेने के लिए एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन हम सॉल्व करें?
ओ भाई, यहाँ रोमिला आ गया। पहले वो अखिला थी, रोमिला यहाँ थी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically। कितने लोगों के साथ होता है कि अगर फ्रेंड के पास नई पेंसिल और रबड़ देख लिया तो मेरे को भी वैसी की वैसी पेंसिल लानी है। होता ही होगा यार, बच्चे हैं, ऐसा लालच तो आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जो रोमिला है वो स्टेशनरी शॉप पे गई, उसने भी खरीद ली 2 पेंसिल 3 इरेजर, और सोनाली ने देखा नई पेंसिल है तो मैं भी वही लेकर आऊंगी, तो वो भी ले। हमें तो क्या करना है, हमें तो इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन को लिख के, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या नहीं पता भाई, हमें तो यही नहीं पता कि एक पेंसिल और एक इरेजर कितने का है। तो क्या करो, मान लेते हैं कि जो पेंसिल है वो X रुपीज़ की है और जो इरेजर है वो Y रुपीज़ का है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी Y। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या दिया हुआ है, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स ₹9 के हैं। तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है X, तो 2 पेंसिल कितने की होगी भाई, ये 2 पेंसिल होगी 2X की। ठीक है, एक इरेजर कितने का है Y का, 2 इरेजर कितने के होंगे 2Y के, और यहाँ पे तो कितने इरेजर लाई है वो 3, तो +3Y = 9। ठीक है, ये प्लस क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ टोटल कॉस्ट दी हुई है। अगर कोई और कंडीशन होती तो उस अकॉर्डिंग हम उसका एल्जेब्रिकली साइन लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है 4 पेंसिल और 6 इरेजर की। तो 4 पेंसिल यानी 4X प्लस 6 इरेजर यानी 6Y। टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने, 18। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इक्वेशन हमने कैसे लिखी, बस क्या करना है, अब एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमने लिख दी ये दोनों इक्वेशंस। ठीक है, अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर भी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा है, अब यहाँ पर भी हम वही देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, एक बार x की वैल्यू लिखते हैं और एक बार y की वैल्यू रखते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहाँ से हम y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखो तो 3y किसके बराबर होगा, 9 - 2x के। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 9 - 2x डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ गया ना, यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, अगर इन चीज़ों में भी बच्चों अगर आपको डाउट आता है ना कि इक्वेशन के इधर उधर कैसे हेरा फेरी करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। अगर 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस टाइप की दिक्कत आती होगी तो एक क्लास ले लेंगे सिंपल सी, केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो अब क्या करें, x की कुछ वैल्यू रख लेते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं x की वैल्यू 0, तो जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 0/3, 9/3 कितना हो गया 3। x की वैल्यू 4.5 हमने ले ली, तो 2 × 4.5 कितना हो गया 9, तो 9 - 9 0। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए ले लिया, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे लिया, तो x ले लिया, y को कितना लिया 18 - 4x/6। तो बस जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 18/6 यानी 3। जब हमने x को 3 लिया तो कितना हो जाएगा, 18 - 12/6 यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 6/6, तो 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हमने इसकी वैल्यू कैसे निकाली है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर आपको ना इसकी और फील लेनी है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे समझाया, मतलब कैसे इसकी फील लाई या कैसे इसको अच्छे से विजुअलाइज करे, तो मैं आपको बता दूं, एक बार आप क्या करो, ई सरल ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पर ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ बताया हुआ है। मतलब आपको जो लीनियर इक्वेशन है ना वो कैसी बन रही है उसकी फील आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार ऐप को तो डाउनलोड कर ही लो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको जो ये इक्वेशंस आई है इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने बना लिया। पहले क्या मार्क करना है, 0 3, यानी जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 3, x 0 और y 3, मतलब 0 और 3, यानी एक पॉइंट कौन सा होगा, एक पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, जब x 4.5 है तो y 0 है, x 4.5 का होगा यहाँ कहीं होगा और उस समय y 0 है। आपको एक बात पता है कि x एक्सिस पे y क्या होता है, बताइए। x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x जो है वो 0 होता है। ठीक है, मतलब एक लाइन जो होगी वो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करती हुई होगी। दूसरी भी लाइन हम इसी तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो बस देख लेते हैं, ये जो होगी ये फर्स्ट लाइन 0,3 और 4.5,0, ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये किसकी लाइन आ गई, 2x + 3y = 9 की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0,3, ये तो कॉमन पॉइंट है, और 3,1, 3,1 मतलब यहाँ कहीं आएगा। तो ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन की भी लाइन हमने कर दी यहाँ ड्रॉ, दिख रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली में ये तो दोनों लाइन क्या है, सेम लाइन है। सेम लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन एक के ऊपर एक है। इसका मतलब भाई ये तो दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये तो है 2x + 3y = 9, और ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली क्या है, ये इक्वेशन है 4x + 6y = 18। आप यहाँ से 2 कॉमन लो, कितना हो जाएगा, 2x + 3y = इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2। तो एक्चुअली इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 9। देखा, ये तो सेम ही इक्वेशन है। ये आपने आपकी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर इक्वेशन सेम होती है, जो लाइन होती है वो कैसी होती है, कोइंसिडेंट। और यहाँ पर जो ये पॉइंट्स है ना, ये एक्चुअली कौन से पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में रखती हूँ तो ये इक्वेशन इसके बराबर आएगी। मतलब कि जैसे x की वैल्यू जब 0 रखी है और y की वैल्यू 3, तो ये इक्वेशन क्या है भाई, 2x + 3y। ये आपका क्या है, ये आपका LHS है। तो x की वैल्यू क्या रखो, 0 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 3 × 3, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 9, और 9 क्या है आपका RHS। मतलब ये ऐसे पॉइंट्स है जो आप इस इक्वेशन में रखोगे ना तो ये इक्वेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये इक्वेशन की वैल्यू RHS के बराबर आएगी। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके NCERT का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज 160, and after a month cost of 4 kg and 2 kg of grapes is ₹300। तो इसको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्या है, नहीं पता है कि किसकी रेट क्या है, तो हम मान लेते हैं कि जो एप्पल है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, x, ग्रेप्स है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, y। तो 2 × एप्पल, 2 × एप्पल कितना हो गया भाई, 2 × एप्पल प्लस 1 × ग्रेप्स कितना है, 160। एप्पल की वैल्यू है x, ग्रेप्स की वैल्यू है y। तो इक्वेशन क्या हो गई, 2x + y = 160। समझ में आ गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 4x + 2y = 300। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 2 को कॉमन ले सकते हैं। अगर कहीं पे आपको दिखे ना कॉमन ले सकते हैं तो ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + y = 150। यहाँ तक बात समझ में आई। बस अब क्या करना है, हमें ये दोनों इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली हमने देख लिया, अब करना है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख ली। तो x की वैल्यू जब 50 रखेंगे तो यहाँ पे रखो 50 × 2 कितना हो गया, 100। 100 + y = 160, यानी y की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, सिंपल वैल्यूज रखनी है। ये हिट एंड ट्रायल से हम रख के देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं आप चाहो जो वैल्यू मान सकते हो। ठीक है,
तो x की वैल्यू जब 45 थी तो y की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू जब 55 थी y की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो अब ड्रॉ कर लेते हैं इसका ग्राफ। देखो x की वैल्यू कितनी है 50 60, y की जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ है ये, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसकी वैल्यू है ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ और सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज़ अब हम ग्राफ में कर लेते हैं प्लॉट। ठीक है, ये मैंने सब मार्किंग कर ली। अब क्या मार्क करें, देखो जब x की वैल्यू थी 50 तब y की वैल्यू थी 60, यानी कि जब x की वैल्यू यहाँ थी तब y कितना था 60, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू थी 60 तब y की वैल्यू थी 40, मतलब ये पॉइंट कुछ यहाँ आएगा। ये हमारी इक्वेशन किसकी थी 2x + y = 150 की। ठीक है, तो एक बार इसको फटाफट से मार्क कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। तो जब x की वैल्यू 50 और y की 60 थी तो ये पॉइंट आया था, जब x की 60 y की 40 थी तो ये पॉइंट आया था। दोनों को कर देते हैं जॉइन, तो ये हो गई 2x + y = 160 की लाइन। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको भी हम प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करना अब आपको आ ही गया है, तो ये हमने इसको भी कर लिया प्लॉट। तो ये हो गई 2x + y = 150 की लाइन। भाई वो जो आपने बॉक्स में पॉइंट्स लिखे बस उसी से ये लाइन हमने ड्रॉ की। अच्छा, अब इन लाइंस को आप ध्यान से देखो, ये लाइन आप एक्सटेंड कर लो एक्सटेंड, कितना ही एक्सटेंड कर लो, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर लो, भाई ये लाइन कहीं नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब जब दो लाइन कहीं मिल ही नहीं सकती, इसका मतलब वो कैसी लाइन जा रही है, वो जा रही है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो मिल जाए। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई भी सल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, हमने जो इससे प्रीवियस केस देखा था वहाँ पर क्या था, जो लाइन थी वो एक के ऊपर एक थी, मतलब कि उसके इतने सारे सल्यूशन होंगे जो इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब उस केस में कौन सा सल्यूशन थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्यूशन थे। और इस केस में भाई ये लाइन तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, इसका मतलब कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनके 9 सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पर ना बच्चों एक और केस आता है, जब जो हम दोनों इक्वेशंस की जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइंस कुछ ऐसी आती है कि वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जब ऐसा केस आता है ना, जब वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब कि ये जो लाइंस इक्वेशंस जो होती है, यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है उसमें 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कि अगर जो लाइन है वो एक के ऊपर एक हो, यानी कोइंसिडेंट हो, मतलब उसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे जो उन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। भाई एक के ऊपर एक है, यानी कि जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो दूसरी इक्वेशन को भी कर रहा होगा, जो दूसरी को कर रहा होगा वो पहली को भी कर रहा होगा। दूसरा केस, जब लाइन पैरेलल हो। पैरेलल हो मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जब वो दोनों लाइन एक साथ कहीं पर मिले, मतलब नो सॉल्यूशन। और अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करी हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, यानी उसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का पूरा मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली और इस पर काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हमने जो ये एक्सरसाइज आपकी 3.1 है उसका हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप होमवर्क में करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 है उस केस में लाइंस कैसी आ रही है, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस केस में लाइन कैसी आ रही है, इंटरसेक्टिंग आ रही है कि पैरेलल आ रही है या कोइंसिडेंट आ रही है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, जो चीज़ नहीं पता वो मान लो। ठीक है, वेरिएबल दुनिया में बहुत सारे, जो इच्छा हो वो मान लो। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। क्या होता है ना बच्चों, हमारे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं कि जब वो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती है। क्या क्या होती है भाई, जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद भी ना वो फील नहीं आ पाती, भाई विजुअलाइजेशन नहीं आता। मैम पढ़ लिया, याद कर लिया, लेकिन अभी तक भी कुछ अच्छा इमेज नहीं बन पा रही है उसकी बिल्कुल क्लियर।
नोट्स नहीं मिलते हैं, बहुत डाउट्स आते हैं और वो डाउट्स टाइम पे क्लियर भी नहीं होते। टेस्ट नए पैटर्न पे प्रैक्टिस कहाँ से करें भाई, जो शेड्यूल्ड है वो हमें हमारे अकॉर्डिंग भी कहीं से मिल सकता है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी जगह मिल जाते हैं लेकिन उनके प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलते। तो इन सब का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ई सरल ने निकाला है, वो है क्लास 10th का T22 चैम्प कोर्स, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव सेशन फ्रॉम कोटा's टॉप फैकल्टी, पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम, पर्सनलाइज्ड 3 लेयर 1-to-1 मेंटरशिप, डिटेल एनसीईआरटी सॉल्यूशन और साथ में इंडिया का फर्स्ट ओवरऑल डेवलपमेंट कोर्स, साथ में एसएसटी के नोट्स, इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स और पता नहीं क्या क्या है इस ऐप के इस कोर्स में। तो आप चाहें तो ई सरल ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप ये जो कोर्स है उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें और ऐप को तो डाउनलोड कर ही लो, ठीक है? मतलब ऐप डाउनलोड कर लो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बहुत अच्छी फील आएगी। और इस चैप्टर को भी इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है। बच्चों मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो ऐप पर आपको एनके गुप्ता सर ने पढ़ाया हुआ है। वो आईआईटी कानपुर से हैं और उन्होंने लाखों बच्चों को मेंटर किया हुआ है। सिर्फ 9th-10th ही नहीं, बहुत सारे आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो आज काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट पर है वो उन्हीं के द्वारा पढ़े हुए हैं। तो ऐप को डाउनलोड करो और चीज़ों का और मज़ा लो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।